नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। बस एक सवाल जिसका जवाब मिल तो 12 मई को जाएगा पर पता 16 मई को ही चलेगा। सवाल ये कि बनारस के गंगा में सियासी डुबकी लगाने वालों में से कौन सीधे यमुना किनारे दिल्ली में उभरेगा। और बस इसीलिए न सिर्फ ये सवाल बल्कि बनारस दोनों ही अहम हो जाते हैं। कमाल देखिए कि जब 16वीं लोकसभा के लिए चुनावी बिगुल बजा था तब किसी ने सोचा भी न था कि चुनाव का क्लाइमेक्स ऐसा होगा। पर आपको बता दूं कि बनारस की सीट महज एक सीट नहीं है बल्कि इससे आगे भी कुछ है, क्योंकि ये बनारस हो भैया। शाम जैसे ही रात की आगोश में समाती है, गंगा की लहरों पर चलते हुए उम्मीदों, आस्थाओं और मन्नतों के ये दिए अनजान मंजिलों की तरफ चल पड़ते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो थके हारे परिंदों का एक झुंड परों को हरकत देता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों से अचानक बनारस बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ सिर्फ अकीदतमंद ही डुबकियां नहीं लगा रहे, बल्कि वो सियासतदान भी गोते खा रहे हैं जिनकी तमन्ना है कि वो गंगा में ऐसी डुबकी लगाएं कि सीधे यमुना के किनारे दिल्ली में ही उभरे। यानी बनारस के घाट से ही दिल्ली में ठाट बाट का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। यहाँ के घाटों पर वो भी डुबकी लगा रहे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ यहाँ के आम बनारसी जो इस वक्त दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा तो बहुत खुश है कि उसके शहर से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा है जिसकी आंखों में वक्त ने प्रधानमंत्री का ख्वाब सजा दिया है, जबकि यहाँ की लोकल आबादी का दूसरा हिस्सा ऐसा है जो सोचता है कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब हो गए तो शहर का मिजाज बिगड़ जाएगा। पहला तबका ये मानकर चल रहा है कि अगर मोदी कामयाब हुए और पीएम भी बन गए तो बनारस तरक्की के रास्ते पर होगा, बनारस की सूरत संवर जाएगी। अगर हम क्वालिटी पर बल देंगे मेरे बनारस के बुनकर भाइयों बहनों, आप भरोसा कीजिए 1 साल के भीतर मैं आपके व्यवसाय को आधुनिक बना दूंगा, दुनिया के बाजार में आपका डंका बजा दूंगा। और ये मैं जब कहता हूं मेरे अनुभव से कहता हूं। अगर मोदी सरकार आ जाए तो हम लोग का अच्छा हो जाए। समझे, ये साड़ी ऐसी है बनारसी की, वो हमेशा सब जगह शादी ब्याह सब जगह में रहती है, समझे, चलती है। इसलिए जो तो हम चाहते हैं कि सरकार आए तो इस पे ध्यान दे। तो दूसरा तबका ये सोच रहा है कि जिस छवि ने 12 साल तक मोदी को गुजरात की सीमा में बांधे रखा, क्या बनारस उस सीमा की सारी बंदिशें तोड़कर उसी मोदी को देश का पीएम बना देगा। मोदी इसलिए नहीं पसंद है कि मेन कोई भी दूसरा आएगा तो कारोबार हमारा नहीं न चलाएगा, और कांग्रेस है सेट किया हुआ है, चल रहा है। वो ढोल अपने ही गांव के अच्छे लगते हैं, अपने ही गांव का, अपने ही कार्य क्षेत्र का कोई भी वर्कर हो उससे हम कोई भी कार्य की उम्मीद करते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जैसे उम्मीद नहीं करेंगे। बनारस कहिए, वाराणसी या काशी, पर ये वही है जहां कबीर ने बाजार में खड़ा होकर मजहब पर हावी रस्म व रिवाज और परंपराओं के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। जात पात और धर्म की बुराइयों के खिलाफ कमजोरों को अपने दोहों के जरिए राह दिखाई थी। अब उसी बनारस में वो वक्त भी आएगा कि गंगा की लहर सियासत के बाजार के दमखम पर खड़ी खुद ही अपनी एक नई लहर को हैरत से देखकर हैरान हो जाएगी।
शायद खुद कभी कबीर ने भी न सोचा होगा। 16वीं लोकसभा की अंगड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। बस अब इंतजार 12 मई का है। 12 मई को बनारस जो करेगा, अब बस सभी की नजरें उसी पर गड़ी हैं। इसीलिए बनारस के लिए दलों में आपाधापी सबसे तेज है, मगर बेचैनी सबसे ज्यादा बीजेपी में है, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शिव की नगरी से होकर ही दिल्ली जाना चाहते हैं, जबकि बाकी सारे दल किसी भी तरह मोदी का रास्ता काटने में जुट गए हैं। दरअसल बनारस की फिजाओं का असर है कि यहाँ राजनीति भी संस्कृति की उंगली पकड़कर ही चलती है। गंगा की लहरों की तरह ही यहाँ राजनीति भी कल कल करती पल पल बदलती है। यहाँ वोटरों के दिल की आहट को आप सुनिएगा तो दिलों में होने वाले सत्ता और राजनीति के बदलाव को साफ साफ पढ़ सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गांसी वासियों के लिए गर्व की और खुशी की बात है कि हमारे वोट से जीता हुआ हमारा सांसद भारत का प्रधानमंत्री होगा। बनारस के अजय राय और बनारस से अजय राय खड़े हो गए तो अजय राय की एक साइड मतलब वो उनका वोटिंग होगी, मोदी माने कुछ नहीं। इधर तो केजरीवाल की सब है, थोड़ा सा केजरीवाल झाड़ू की हवा चल रही है इधर। हम ये मानते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से सांप्रदायिकता दिमाग के व्यक्ति हैं, जो भारत में हिंदू और मुसलमान को पूर्ण रूप से बातें का काम करते हैं, हम बनारस के लोग ऐसे व्यक्ति को कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। वैसे सियासी चाल भले ही बनारस के वोटरों को बांट दे, लेकिन इस नगरी की एक दूसरे पर निर्भरता से हिंदू मुसलमान दोनों के बीच एक ऐसा ताना बाना बनता है जो कबीर की छीनी छीनी चदरिया तक जा पहुंचता है। यही वजह है कि नफरतों की पथरीली घाटी में भी यहाँ मोहब्बत के गुलाबों का खिलना अभी भी रुका नहीं है। अलबत्ता गंगा किनारे इस मजबूत ताने बाने के रहते हुए भी एक सवाल इस शहर में जरूर घूम रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को ही क्यों चुना और केजरीवाल उनके पीछे पीछे यहाँ क्यों चले आए। सवाल ये भी है कि जो लोग बनारस में सियासत का सितारा चमकाने आए हैं, क्या काशी उनके राजनीतिक भाग्य का सूरज चमकने देगी? अगर उनकी खोज कुछ और होती, वो शांति की तलाश में आते, मन को शांत करने आते, तो बात समझ में आती। मगर उनकी तलाश तो वर्चस्व की तलाश है, तो उन्हें शांति कहां से मिलेगी? इस काशी में सब कुछ विरल है, यहाँ सबका जीवन बड़ा ही सरल है। नफरत ने दिल को यहाँ न छुआ है, यहाँ तो लबों पे दुआ ही दुआ है। गए दिन के कहते थे दंगा हुआ है, अजहर की अम्मी किशन की बुआ है, और विनय की ही बीवी का भाई है असलम, जो मस्ती में नारे लगाता है बम बम। यहाँ महकी महकी फजाएं हैं, हरदम यहाँ गुनगुनाती हवाएं हैं, हरदम यहाँ पर मुहर्रम मनाते हैं हिंदू। आज़ादारी आज़ादारी जब बढ़कर निभाते हैं हिंदू हैं हिंदू, मज़ारों पे चादर चढ़ाते। मुसलमान यहाँ मंदिरों को सजाते, मंदिर के आंगन मसाजिद खड़ी हैं, मोहब्बत से इनकी भी आँखें लड़ी हैं। अदावत यहाँ हो गई बेदखल है, हमारी इस काशी में सब कुछ विरल है, यहाँ सबका जीवन बड़ा ही सरल। वैसे इस चुनावी आगाज का अंजाम शायद ऐसे ही होना था, और इसीलिए ऐसा ही हो रहा है बनारस के साथ। असल में तब तक अपनी लहरों की तरह बनारस भी खामोश था, मगर बनारस ने जैसे ही देश को अपने यहाँ से नया पीएम देने का सपना दिया, आप भी पीछे पीछे बनारस हो लिए। फिर क्या था, देखते ही देखते 543 सीटों में से बनारस की इकलौती सीट सबसे अलग और खास हो गई। तो क्या यहां का नतीजा भी सबसे अलग और खास होगा? यह वही बनारस है जहां गंगा से सिर्फ हिंदू का ही ताल्लुक नहीं है, बल्कि मुसलमान का भी बड़ा मजबूत रिश्ता है। वो इसके पानी से वुजू करता है, गंगा उसके लिए भी जिंदगी का पैगाम लाती है। यहाँ की तहजीब बिस्मिल्लाह से शुरू होकर भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचती है। यहाँ के मुस्लिम बुनकरों के बुने कपड़े हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की शोभा बढ़ाते हैं। कारोबारी और सामाजिक लिहाज से भी हिंदू मुसलमान दोनों का ताना बाना ही कबीर की छीनी छीनी चदरिया तक पहुंचता है।
जो भारतीय संस्कृति का एक अहम रंग है, जो हर हिंदुस्तानी के अंग अंग में रचा बसा है। लेकिन क्या यहां भी जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये सारा सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा और कबीर के मुल्ला पंडित की अजानें और घंटियों की आवाज जुदा हो जाएंगी। सियासत इबादत का रंग बदल देगी ताकि हुकूमत की जंग जीती जा सके। क्या बनारस बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से निकलती शिव रंजनी की तान भुला देगा? क्या सुबह बनारस पर नफरत की सियासत हावी हो जाएगी? सवाल यह भी है कि आज का बनारस जब कल का फैसला करेगा तो उसके दिल में क्या आपसी प्यार का वो ताना बाना मौजूद रहेगा? क्या चुनाव के दौरान बनारस प्रेम के तार से तार मिलाकर आपसी प्रेम और एकता की ऐसी छीनी छीनी चदरिया बुनेगा जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज हो? 12 मई को अब जो भी हो, फिलहाल तो बनारस पर सारे हिंदुस्तान की ही नहीं सारी दुनिया की आंखें लगी हैं और 12 मई तक ये शहर दुनिया भर के लोगों की निगाहों में इसी तरह बना रहेगा।